Hello everyone, welcome to Education World Gurdaspur. I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty member at Education World. Now we have started a chapter which is named as Structure of Atom. ये चैप्टर जो है बेटा 8th क्लास ICSE बोर्ड का बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग आज इसमें बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले बेटा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे करेंगे और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात इस पे आज करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? चलिए जी, तो मूविंग टू द नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। तो आप ये बोल दो कि जैसे एटम के बारे में कहा जाए, किसके बारे में बोल रहे हैं बेटा? एटम के बारे में बोल रहे हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। क्या बोल सकते हैं बेटा? द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of an element, या बोलते हैं the smallest unit of any element is called atom। या आप ये बोल दें सबसे छोटे से छोटा पार्ट किसी भी मैटर का क्या कहलाता है बेटा? एटम कहलाता। बोलो all the matter are made up by the combination of atoms से बनता है बेटा, of different elements combined together इन सम फिक्स रेशियो। अगर उन्हें एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया जाए तो जितनी भी मैटर्स हैं वो बनती है। यानी कि जो मैटर होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ही होती है, डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स। क्लियर? इन द वे एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या होता है बेटा? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अपन बोले एक साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे बेटा, ये है ना। Try to explain why matter behave in such a simple and systematic way as those expressed above। ठीक है बेटा? तो उन्होंने 1808 में he published the first modern idea about the existence and the nature of atom। इन्होंने सबसे पहले 1808 में बताया, क्या क्या बताया बेटा? इन्होंने 1808 में बोला कि हम लोग जो है एक पहला आइडिया या नई अवधारणा बोल दें, मॉडर्न आइडिया बोल दें, उसने बताया कि एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ एटम के बारे में उस समय पर बताया। फिर बोले बाय द अर्ली 800, आपने बोल दिया अर्ली 1800 की बात कर रहे हैं, 1800, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड constant proportion, were both accepted as general description of how matter behaves। यानी कि ये दोनों अपने को बताते कि मैटर कैसे बिहेव करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। बिल्कुल गौर से सुने जब तक बातें बोली गई। ये बोल रहा है बेटा सबसे छोटी यूनिट जो होती है किसी भी एलिमेंट की उसे एटम कहा जाता है। सभी मैटर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होती है और डिफरेंट एलिमेंट की। फिर बोल दें ये बेसिक सब एटम जो है सबसे बेसिक यूनिट है बेटा किसकी? मैटर की। एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उन्होंने 1808 के अंदर एक मॉडर्न आइडिया प्रोड्यूस किया या बताया, उसमें बताया एग्जिस्टेंस और नेचर के बारे में बताया एटम के। फिर आपने बोला इन अर्ली 1800, इससे पहले जो 1808 में बताया उससे पहले उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों उससे पहले डिस्क्राइब हो चुके थे मैटर के बिहेव को बताने के लिए। इसके बाद में एक साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट बोल दो या फिर एक ऋषि मुनि बोल दो, इनका नाम था महर्षि कन्नड़। इनका नाम क्या था? महर्षि कन्नड़। वाज अ ग्रेट इंडियन सैग इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के टाइम की बात कर बेटा। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, इफ अ प्योर सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाए, स्टेज इज रीच, आपने बोला द स्टेज इज रीच व्हेन नो फर्दर सब डिविजिबल इज पॉसिबल। तो आप ये बोल दो कि आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर दोबारा से उसे सब डिवाइडेड या डिविजिबल नहीं किया जा सकता, एक ऐसी कंडीशन पे आ जाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी एक मैटर ले लो, उसको तोड़ते जाओ, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब वो टूटना बंद कर देगा। जब वो क्या कर देगा बेटा? टूटना आपका कर देगा बंद। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब नो फर्दर सब डिविजिबल इज पॉसिबल, सब डिविजिबल नहीं होगा बेटा, उसमें सब डिविजिबल नहीं होगा। वो पार्टिकल आपने बोल दिया, पार्टिकल बोल दो या मैटर बोल दो, जो भी बोलना है आपको। तो ही कॉल्ड
द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड अणु। उसने क्या बोला बेटा, उसे अणु बोल दिया। क्या बोल दिया उसे, अणु। इसे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं अणु, ये आपका अणु। तो ईच अणु ऑफ अ सब्सटेंस हैज सेम प्रॉपर्टीज। तो जितने भी अणु होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होने वाली, किसी एक सब्सटेंस के बात बोल रहे हैं। फिर से बोला ही फर्दर बिलीव दैट, इसने ये भी बोला कि ईच अणु मे बी मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। ये क्या बोल रहा है बेटा, आप ये बोल दो कि जो अणु है उसको भी आप ये बोलते 2 या 2 से स्मॉलर पार्टिकल से मिलके वो बना होता है। ही कॉल्ड दीज पार्टिकल एज परमाणु, है ना। इसको परमाणु भी बोल सकते हैं या परमाणु बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम परमाणु इज द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो यानी कि 2 बातें हुई, एक तो आपके पास हो गया अणु, एक आपके पास में हो गया परमाणु या परमाणु बोल दो इसको, ठीक है बेटा। हिंदी में भी लिख दो इसको अणु, दिस इज योर परमाणु। अणु और परमाणु हो गया बेटा। तो अणु का मतलब तो होता है, अब जो मॉडर्न अपन पढ़ते हैं, मॉडर्न जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके अंदर इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, और इसको बोल सकते हैं बेटा एटम। तो आप ये बोल दो इट इज द अल्टीमेट, क्या बोल सकते हैं इसको, अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट, अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये सब बातें हुई इंट्रोडक्टरी पार्ट की। आप आगे बढ़ सकते हैं बेटा, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आज डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। तो बोले इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। उसने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को बताया बेटा। सो अज्यूमिंग एटम्स आर अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसे अपन मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल जब भी पढ़ेंगे। तो आप ये बोल दें कि 1808 में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी बताई बेटा, इसको बोला एटॉमिक थ्योरी बोला उन्होंने। क्या बोला, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बोला। इसमें बोला अज्यूमिंग एटम आर अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, ये मैंने भी बता ही दिया, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर बेस्ड होता है। ये बात उन्होंने बोल दी। अब इसके कुछ पोस्टुलेट उनके बारे में पढ़े। तो पहला पोस्टुलेट आ रहा है, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। क्या बोलते हैं उनको, एटम बोलते हैं। और ये एटम जो होते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो बोलते हैं एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बेटा। यानी कि सबसे छोटा पार्ट एटम है और केमिकल रिएक्शन में ये पार्ट भी लेता है। इसके बाद में बोले एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के एटम्स आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। वो ऑल रेस्पेक्ट में सेम ही होता है। जैसे साइज की बात कर दें, मास की बात कर दें, शेप की बात कर दें, तो ऑल रेस्पेक्ट में ये सेम ही होता है बेटा, है ना। फिर अपन बोले एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ये बिल्कुल सही बात है। अगर डिफरेंट एलिमेंट लोगे और उनके बीच कोई रिलेशन बताओगे तो कोई रिलेशन नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है, उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, उनका मास डिफरेंट हो सकता है। तो अपन ये सब बातें नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें एक पॉइंट और आ रहा है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। तो ये कौन सा लॉ हो गया बेटा आपका ऊपर जो लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर बोल रहे बेटा एटम्स कंबाइन इन फिक्स स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म, यहां पे आप रेशियो भी कर दो इसको, टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि आपको ये बताई दो, इसको बोलते हैं बेटा डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर आप इसको
कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपके पास में H2O है। अब H2 बनता किस किस से बेटा? H2 बनता है H2 प्लस हाफ ऑफ O2, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना है बेटा? 16, तो 2 का कितना हो गया? 32। इधर हाइड्रोजन का देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक का मास 1 होता है, इज इक्वल टू, अपन ने बोल दिया इसका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन का 16, और क्योंकि ऑक्सीजन 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आया बेटा 2, या इससे कट कर देंगे तो 16 टाइम हो जाएगा बेटा। तो 16 यहाँ पे लिखा जाए तो 2 प्लस 16 हो जाएगा ये भी, तो ये भी 18 और ये भी 18। तो इससे क्या प्रूव होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? इसके बाद में अगर अपन जैसे H2O की बात कर रहे हैं तो H2O अपने को चाहे रिवर से मिल जाए, चाहे ओशियन से मिल जाए, चाहे वेल कुएं से मिल जाए, चाहे टैप वाटर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2O ये आपको किसी से भी मिले, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो फिक्स रहता है 1:8। निकाल के ही बता सकते हैं कैसे। जैसे यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन का होगा 2 और ऑक्सीजन का होगा 16। अगर इसको और सिंपलर कर दो, स्मॉल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:8। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये दोनों बातें यहाँ से प्रूव होती है। ऊपर वाले तीनों पॉइंट मैंने समझा ही दिए हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं बेटा? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं इसकी मेरिट्स पे। क्या करेंगे बेटा? इसकी मेरिट्स पे बात कर रहे हैं आज। तो आ जाओ, तो अपन बात करेंगे बेटा मेरिट में पहला आ रहा है बेटा डेल्टन्स एक्सप्लेन। डेल्टन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको 0.4 लिखा है अपन ने, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसको 0.5 लिखा है। ये दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर बोले एटम ऑफ एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दिस इज ट्रू टिल टुडे। आज तक भी ये बात बिल्कुल सही है कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। फिर इसकी बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो इसने क्या क्या नहीं बताया। इसने बोला द एटम इज नो लॉन्गर सपोज टू बी इंडिविजिबल। एटम जो होता है अपन ने बोला कि इंडिविजिबल है, इसके बाद तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता चला कि एटम को तो 3 पार्ट और होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, द नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन, और द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रॉन। तो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से, और इसको स्मॉल एन से। तो ये 3 पार्टिकल और बताए गए, ये 3 पार्टिकल और बताए गए। तो ये बात बाद में पता चली। तो अपन ने बोला दिस एटम इज नॉट अ सिंपल पार्टिकल बट अ कॉम्प्लेक्स वन। कैसा होता है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होने वाला है। दिस इज नॉट अ सिंपल बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स वन। फिर बोले ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई डू एटम ऑफ सम एलिमेंट, है ना, सेम एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। तो इसने बोला, इसने ये बात तो बता दी, इसने बोला सेम एलिमेंट जब भी कंबाइन हो, तो इसने जैसे हाइड्रोजन है H2 है, O2 है, N2 है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेम एलिमेंट है बेटा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़ रहा है, इसके बारे में इसने कोई भी बात नहीं बताई। तो ये यहाँ पे इसकी डेमेरिट बन गई। चलें आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेटा। थर्ड पॉइंट आ रहे बेटा। इस थर्ड पॉइंट को एक नाम और भी दिया इन्होंने। इस थर्ड पॉइंट को एक नाम आप और भी दे सकते हैं। इससे आप बोल सकते हो बेटा आइसोटॉप्स। तो मैं इसकी जानकारी आपको यही दे दूंगा। वैसे ये एक अच्छा सा टॉपिक भी है आगे चल के। तो आप ये बोलो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे बी नॉट नेसेसरीली बी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। यानी कि इसने बोला कि सेम एलिमेंट जो होता है उसके जो एटम होंगे उनकी साइज, शेप, मास और प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। लेकिन अभी अपन जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखो नीचे नीचे देखें अपन, तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 1H1 1H2 और ये 1H3। अगर 1H1 की बात कर रहे हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर देखें इसका, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। एटॉमिक नंबर कैसे बताते हैं बेटा? यहाँ पे लिखा था Z, फिर X एक एटम आपका जो भी एलिमेंट है, और A। तो ये तो हो गया आपका मास नंबर बोल दो इसे, तो या आप इसको एटॉमिक मास बोल सकते हैं, और जो Z है आपका इसको बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर है बेटा?
ये, ठीक है। तो इस तरीके से बताया जा सकता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका सिमिलर है, लेकिन जैसे अपन चलते हैं इसके मास नंबर पर, तो अपन यहाँ लिखते हैं मास नंबर या एटॉमिक वेट लिख दो इसको, मास भी लिख सकते हो। तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो देखो ये मास जो है तीनों का डिफरेंट है। तो ये आप बोल दो, इसकी अच्छी सी डेफिनेशन हो सकती है आइसोटॉप्स की कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम तो क्या हो जाए एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या हो जाए एटॉमिक मास हो जाए। तो अपने बोले देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज एटम possess different masses, है ना। all of these atom of same elements with some atomic number but different mass number are called isotopes। उनको क्या बोल सकते हैं बेटा, आइसोटॉप्स कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए 1H1, इसका नाम भी है बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, दिस इज योर ड्यूटेरियम, दिस इज योर ट्रिटियम। क्लियर है बेटा, ये इनके नाम भी है। तो इन सबको आपस में आप बोल सकते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में नॉट नेसेसरीली भी डिफरेंट। तो अपने बोल सकते हैं वो डिफरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, ठीक है बेटा। तो देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज एटम पोजेस सेम मास नंबर। मास नंबर क्या हो जाए सेम। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ नीचे, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जैसे आपके पास में 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गोन 40। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो यहाँ पे तो 20 है, यहाँ पे 18 चेंज है। लेकिन मास नंबर की बात करूं या एटॉमिक मास की बात कर लूं, ठीक है ना, आप इसको मास नंबर भी लिख सकते हो। क्लियर बेटा, मास नंबर भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो बेटा मास नंबर इसका कितना है 40 है, इसका भी कितना है 40, तो दोनों सिमिलर है। तो इनके बीच जो रिलेशन है विच इज कॉल्ड आइसोबार्स। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको आइसोबार्स भी लिख सकते हो। क्लियर है बेटा, बहुत ही आसान है। तो ये इसकी डीमेरिट बनी। ये क्या बनी बेटा, इसकी डीमेरिट बनी। तो ये सब बातें हुई डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में। तो बेटा आज अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारी बातें करने वाले अपन लोग वहां पे भी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने ये लेक्चर देखा है अभी, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो बेटा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल। थैंक यू।